जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को आगे बढ़ाएंगे। पिछला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 1, उसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है उसके रीजन्स क्या थे, कैसे उसका शुरुआत हुआ था, इन तमाम मुद्दा पर हम लोगों ने बात किया था। फिर उसके बाद हमने आपको उसी लेक्चर में ये बात भी बताया था कि अगर आप कोई धारावाही चालक तार लेते हो तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। और अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर उस चार्ज पार्टिकल को चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप फेंकते हो तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में एक फोर्स लगता है, एक नया टाइप का फोर्स। और उस फोर्स का नाम हमने दिया था मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, ये नाम हम लोगों ने उसको रखा था। ठीक है, तो वहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ और आगे डिस्कशन हम लोगों ने किया था, एक आध दो न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किया था। आज हम उसी टॉपिक को, जहां पर हम लोगों ने पिछला लेक्चर में छोड़ा था, वहां से आगे हम बढ़ेंगे। और इधर मैंने 10-12 दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे। उस वीडियो नहीं बनाने का जो रीजन था, घर में कुछ दुखद घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से हम उधर व्यस्त हो गए थे, और इस वजह से आपके लिए वीडियोस नहीं बना रहे थे। इधर हमारे ख्याल से 7-8 दिन और जो है इस काम में जो है थोड़ा बिजी रहना पड़ेगा, इस समस्या से हमें जूझना पड़ेगा। तो थोड़ा और भी जो है आप लोगों को ऐसा कष्ट दिया जाएगा, ठीक है, कि बीच में जो है आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे। लेकिन आज जो है हम एक वीडियोस आपके लिए जो है थोड़ा समय निकला है तो इसी में आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं और ये आपको हम दे रहे हैं ताकि आपका पढ़ाई भी ठीक ठाक चलता रहे और आपको भी ये बात का भरोसा रहे कि आपको वीडियोस लगातार मिलेगा। ठीक है, मैंने जो बात हमने आपको कहा है वो काम होगा। थोड़ा सा स्लो हो गए हैं बीच में, ठीक ना, पहले थोड़ा स्पीड ठीक ठाक था, इधर थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन ये आपको फिर से हम कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा बाद में जाकर के स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक ना, स्पीड जो है अब बढ़ा देंगे ताकि आप लोग का तैयारी जो है वो टाइम पर हो सके। चलिए, तो आज का जो मुद्दा है उस पर हम लोग आ जाते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। पिछले क्लास में आपको हमने एक फॉर्मूला दिया था चुंबकीय बल का। चुंबकीय बल का फॉर्मूला ये था कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्यू भी बी साइन थीटा आया था। मतलब ये था कि कोई चार्ज पार्टिकल को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप फेंकते हो ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग जो कुछ भी बात करेंगे सब पॉजिटिव पर बात करेंगे। और जो डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए लेते हैं ना, उसका अपोजिट आप जो है निगेटिव के लिए लेना, हमेशा ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर उस चार्ज पार्टिकल को, आवेशित कण को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में फेंकते हो तो इस चुंबकीय क्षेत्र में फेंकने के बाद उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में एक बल लगता है। उस बल का नाम था मैग्नेटिक फोर्स, या उसी को बोलो हिंदी में चुंबकीय बल। ठीक है, तो इसमें दो अलग अलग कंडीशन दे करके हमें बताया गया है, माने हमसे पूछा जा रहा है और हमें बताना है ये बात कि अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में फेंकते हो, और हमारे पास दो स्थिति है, जिसमें केस नंबर 1, पहला स्थिति यह है कि आपको चार्ज पार्टिकल को फेंकना है या तो 0 डिग्री पर, नहीं तो 180 डिग्री एंगल पर। माने दो कोण शुरुआती दौर में नंबर 1 पॉइंट पर हमसे ये माने डिमांड किया गया है कि अगर आप 0 डिग्री या 180 डिग्री पर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में फेंकते हो, और वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप फेंकते हो, तब इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा। आपने ये फॉर्मूला तो देखा ही है, अभी हम इस पर डिस्कस भी कर रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा होता है, यही तो हमारा फॉर्मूला है। तो कहता है कि अगर आप ऐसे फेंकते हो तो इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला चुंबकीय बल कैसा होगा, इस पर हम विचार करें और इसका जो है जवाब हम लोगों को देना है। एक बात बताइए, अगर आप चार्ज पार्टिकल को 0 डिग्री पर फेंकते हो या 180 डिग्री पर फेंकते हो, तो थीटा के जगह पे आप 0 ले लो या फिर आप थीटा के जगह पर 180 ले लो। दोनों ही परिस्थिति में साइन थीटा रखोगे तो साइन 0 का मान जो होता है वो 0 रहेगा, साइन 180 का मान भी 0 होगा। मतलब अगर हम ये डाटा को उठा करके यहां पर रख दें, क्यू भी बी ये सब तो कांस्टेंट है, एंगल का वैल्यू हमको बताया है, या तो आप 0 लो या फिर आप इसके जगह पर 180 ले लो।
और आप जानते हो कि साइन 0 ले लो चाहे साइन 180 ले लो, दोनों ही परिस्थिति में थीटा का मान जो होता है वो 0 होता है। अगर थीटा का मान 0 हो गया तो हमारा पूरा फोर्स का जो वैल्यू आएगा ना, ये फोर्स का वैल्यू हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई आवेशित कण, कोई चार्ज पार्टिकल को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में फेंकते हो, या तो 0 डिग्री पर फेंकते हो या 180 पर, यानी कि या तो आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंको या मैग्नेटिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फेंको, दोनों ही परिस्थिति में ये चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। मतलब बिना डिफ्लेक्ट किए जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो निकल जाएगा। अगर आप इधर ले करके चल रहे हो इसको तो इसी डायरेक्शन में ये निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर में किसी भी प्रकार का चुंबकीय बल आरोपित नहीं हो रहा है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अपना जो रास्ता है उस रास्ता से विचलित नहीं होगा, जिस रास्ता पर चल रहा था उसी पर कंटिन्यू चलते रहेगा। यही इसका मतलब हुआ। तो पहला जो पॉइंट है जो आपसे पूछा गया, जो पूछा जाएगा, ये सब चीज ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब चार्ज पार्टिकल को आप 0 डिग्री या 180 डिग्री पर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर फेंकते हो तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में नेट जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो लगेगा 0। इस वजह से चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट, बिना विचलन किए अपने रास्ता पर चलते जाएगा। तो पहला जो कहानी है वो ये है, पहला कंडीशन। हाँ, अब इसका जो है नोट्स भी तो बनाना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका जो है नोट्स बनना चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। हमारा अगला पॉइंट ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पर हम फेंकते हैं, 90 डिग्री एंगल पर फेंकते हैं, तब क्या होगा? जैसे हमने एक जो है डायग्राम बना रखा है, आप देखोगे यहाँ पर, इसमें एक क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस के रूप में ये जो दर्शा रखा है, दरअसल ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्रॉस का मतलब यहां पर आप समझ लो अंदर के तरफ डायरेक्शन है, बोर्ड के अंदर। ठीक है, क्रॉस का मतलब डायरेक्शन क्या होगा, बोर्ड के अंदर। तत्काल में आप ये बात याद रखना। यहां पर बोला यह गया है कि चार्ज पार्टिकल को आप इस मैग्नेटिक फील्ड में जो अंदर के तरफ है, इनवर्ड है, इसमें आप क्या करो, 90 डिग्री पर ऐसे फेंक रहे हो, 90 डिग्री ऐसे जो है आप इसको फेंक रहे हो। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर जब फेंक रहे हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और आप इसको 90 डिग्री एंगल पर ऐसे जो है फेंक रहे हो। ठीक ना? तो 90 डिग्री एंगल पर फेंकोगे तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल किस तरह से चलेगा, तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। क्यों करेगा? तो आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल जो आपको बताया गया था फ्लेमिंग का, उस रूल के हिसाब से देखिए आपको जानकारी हो जाएगा। आप गौर कीजिए, चार्ज पार्टिकल को फेंका गया इधर इस डायरेक्शन में, ध्यान देना आप इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर, तो ये जो है वेलोसिटी को दर्शाया था, मिडिल फिंगर जो है वेलोसिटी को दर्शाया था, और ये जो फोर फिंगर है जिसको आप बोलते हो तर्जनी, ये तर्जनी उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है और अंगूठा जो है वो बल को बताता है। आप गौर करना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी जो है आगे की तरफ है, तो अंगूठा गया ऊपर, इसका मतलब आप देखोगे फोर्स लगेगा ऊपर, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे चलेगा और फिर ऊपर भाग जाएगा। फिर इसी चीज को आप ऐसे इसको घुमाओगे ना ऐसे, तो फोर्स लगेगा आपको इधर की ओर, इधर की ओर फोर्स लगेगा, इसका मतलब फिर इधर भागेगा। यहां पे जब रखोगे तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, यानी कॉन्टिन्यूअसली चार्ज पार्टिकल के ऊपर में जो है इस तरह से फोर्स लगेगा और इस फोर्स की वजह से ये चारों ओर इस तरह से सर्कुलेट करते रह जाएगा। इसीलिए आपको हमने कहा कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री एंगल पर रखोगे ना, तो वो चार्ज पार्टिकल उस चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा, चारों तरफ घूमेगा, सर्कुलर रास्ता पर घूमेगा। बात समझ में आया? ये पॉइंट जो है आप समझ सकते हो, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का जो रूल है उसके रूल के अनुसार से आप इसको पता कर सकते हो। ठीक है, तो जो बात हमने बताया, हमारे ख्याल से ये बात आप समझ चुके होंगे। अब पॉइंट ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल इस तरह से चारों ओर घूमेगा, आपसे पूछ देगा ये जो सर्कुलर रास्ता बना ना, इस सर्कुलर रास्ता का रेडियस कितना होगा। ठीक है, ऐसा टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला पॉइंट यही है कि सर्कुलर रास्ता का
रेडियस क्या होगा। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। ऐसे ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव्स में सब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स जो होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बात बहुत आसान है और निकालना भी बहुत सिंपल है। 11th क्लास का जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली आप लोग एक बात जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए, वृत्तीय गति करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता पड़ता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रण बल। तो अभिकेंद्र बल अगर लगेगा ना तभी जाकर के कोई भी पार्टिकल जो होता है ना वो सर्कुलर मोशन करेगा, और वो अभिकेंद्र बल किसी न किसी दूसरे फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे इस केस में घूमने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। बात समझ में आया। चुंबकीय बल ही यहाँ पर क्या करेगा, अभिकेंद्रण बल देगा, जिसकी वजह से ये चारों तरफ ऐसे घूमते रहेगा। ठीक है, तो अब ये चारों तरफ ऐसे घूम रहा है तो इसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा वो कौन देगा, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब ये दोनों फोर्स इसमें क्या होगा, इक्वल होगा। थीटा का मान कितना लेना है, 90 डिग्री लेना है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। एक बात बताइए, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस चीज को याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² बट्टा आर। आर बोले तो रेडियस, ये जो भी रेडियस होगा वो रेडियस, और भी बोले तो इसका जो वेलोसिटी के साथ आप इसको फेंके हो, और एम बोले तो ये जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल का मास। जो भी चार्ज पार्टिकल है ना उस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो मास आपको वहां पर रखना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, अब बात यहां पर ये है कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला के बराबर है तो आपको ये फोर्स लगाना पड़ेगा फार्मूला। इसका वैल्यू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, यही तो फार्मूला है। और थीटा की जगह आप 90 डिग्री कर लो, तो वेलोसिटी और वेलोसिटी में से एगो तो कट जाएगा, और चार्ज माने जो भी चार्ज होगा, जो भी आप यहाँ पर चार्ज रखोगे, पार्टिकल जो फेंक रहे हो उसका चार्ज कुछ ना कुछ होगा ना, क्यू मान लेते हैं, मान लेते हैं इस चार्ज का वैल्यू क्यू है। अब पॉइंट ये है कि हमको चाहिए रेडियस, यहां से रेडियस इजी वे में निकल जाएगा। साइन 90 का मान होता है 1, इधर बचा क्यू इंटू बी माने मैग्नेटिक फील्ड, और इधर बचा एम भी बट्टा आर। तो यहां से अगर आप रेडियस निकालना चाहो तो रेडियस निकल जाएगा। आप इस रेडियस को इधर फेंको और क्यू बी को इधर फेंको, इसका मतलब रेडियस बराबर आपके पास आएगा एम भी अपॉन क्यू बी। ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया। माने अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल पर अगर आप फेंकोगे तो उस केस में ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर रास्ता पर चलेगा, वृत्तीय रास्ता पर गति करेगा। और ये वृत्तीय रास्ता पर गति करेगा तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि उस वृत्त का, उस सर्किल का रेडियस कितना होगा, ये निकाल करके बताइए। आपको उसमें दिया रहेगा चार्ज पार्टिकल का वैल्यू, माने चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा, चार्ज का मास दिया रहेगा, और वेलोसिटी दिया रहेगा। और इन तमाम चीजों को लेकर के आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका रेडियस कितना है। ठीक है, तो इस अनुसार से निकाल लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो हमको दिया ही रहता है। तो ये तमाम चीजें, ये चारों पॉइंट अगर हमको दिया रहे तो रेडियस निकालना हमारे लिए बड़ा सिंपल सा बात होगा, आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते। एक पॉइंट आप समझ चुके हैं, अब आइए दूसरे पॉइंट पर। अब आपसे पूछेगा कि एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना टाइम लगेगा, और उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो दूसरा पॉइंट आपके लिए यह है कि आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल। तो आवर्तकाल कहे अगर निकालने के लिए, तो आवर्तकाल का मतलब यहां पर होगा, टाइम पीरियड का मतलब होगा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। एक बात बताइए, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसीलिए अगर समय बराबर लिखोगे तो दूरी बट्टा चाल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, अगर हम एक चक्कर पूरा करें तो टोटल दूरी कितना तय किया जाएगा, एक चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगा ना, जो भी डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगा
एक चक्कर अगर आप पूरा करते हो तो एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होगा उस समय में आप यहां पर लिखोगे 2 पाई आर। आर बोले तो रेडियस, जो रास्ता है इस रास्ता का लंबाई को आप 2 पाई आर लिख सकते हो, ये डिस्टेंस के जगह पे। और स्पीड के जगह पर तो स्पीड या वेलोसिटी के जगह पर वही आप उठा करके रख दो। अब एक टी जो है ना, इस टी को कैपिटल टी से डिनोट कर दो। कैपिटल टी इसलिए क्योंकि इसका नाम स्पेशल डाल देंगे हम लोग, टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, एकदम सिंपल जो फॉर्मूला आप लोग पहले से जानते हो उसी फॉर्मूला पर इसको बैठा सकते हैं। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो एक चक्कर में जो पूरा दूरी होता है वो ये होता है, स्पीड आपको दे रखा है भी। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, रेडियस का वैल्यू उठा के रख देना है। रेडियस का वैल्यू उठा के रखोगे तो ये तो आपका 2 पाई वैसे ही रहेगा। रेडियस का वैल्यू यहां से उठा के रख दो, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाई क्यू इंटू बी, ये रहेगा। और अपॉन टोटल का भी, देखो पहला बट्टा और तीसरा जो होता है वो कट जाएगा इसमें वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, यहां से टाइम पीरियड का जो हमारा फॉर्मूला आया वो आया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। माने टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो रास्ता के रेडियस और चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी ये दोनों से इंडिपेंडेंट हो गया। माने इस फॉर्मूला इस टर्म पर डिपेंड ही नहीं करेगा। क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के द्रव्यमान पे, फिर उसके बाद चार्ज के मात्रा पे, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पे। मात्र यही 3 चीज पर जो है ये डिपेंड करेगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर 90 डिग्री एंगल पर आप फेंकते हो किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पर फेंकने का फायदा माने उसमें घटना ये घटता है, ये चार्ज पार्टिकल जो होता है वो सर्कुलर रास्ता पर घूमने लगता है। और सर्कुलर रास्ता पर घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए वो कौन देगा, मैग्नेटिक फोर्स देगा, चुंबकीय बल देगा। और ये दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि यही दोनों एक दूसरे के रूप में कन्वर्ट हुआ है, यही इसको दिया है। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका ये होता है, हमने रख दिया, थीटा का मान 90 रख लिया, रेडियस निकल गया। दूसरा बार हम लोगों को टाइम पीरियड पूछ दिया था, ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये सब फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक ना। अब कभी कभार आपसे ये भी पूछ देता है इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, जब आप आवर्तकाल निकाल लेते हो ना, तो 11वां वाला एगो दूगो और टॉपिक जो है इसमें जोड़ करके आपसे पूछ देता है कि बताइए इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, आवृत्ति कितना होगा। ठीक है, तो आइए हम इसका आवृत्ति भी देख लेते हैं, ठीक ना। हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा यहां पर आपसे पूछ देगा कि इसका बताइए फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति क्या होगा। आवृत्ति क्या होगा ये हमको निकालना है। देखिए आवृत्ति हमको चाहिए, तो वही 11th वाला फिर फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई कीजिए। आवृत्ति को न्यू से डिनोट करते हैं, ये जो सिंबल है इसको क्या बोलेंगे, न्यू। यानी आवृत्ति जो होता है वो आवर्त काल का 1/, होता है 1/, आवर्त काल उसका व्युत्क्रम होता है। और हम लोग अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है आवर्त काल का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था 2 पाई m अपॉन क्यू इंटू बी। हम उठा करके इसके जगह पे रख देंगे, और जैसे ही रखेंगे तो तीसरा वट्टा फिर उछल के ऊपर जाएगा, इसलिए आवृत्ति का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई m। ये हमारा आवृत्ति का जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए छोटा छोटा बात जो है ना आपको बस याद रख लेना है, ये सब चीज आपको बहुत काम आएगा आगे जा करके। कई बार ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे गए हैं, इसीलिए ये सब पॉइंट जो है आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। तो इस तरह से आवृत्ति निकाल सकते हो। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। कभी कभार जो है ना आपसे क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पूछ देता है, इसको बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। अगर नहीं हो तो यहाँ पर कहीं पर इसको जो है चिपका दो, लीनियर। लीनियर बोले तो रेखीय, ठीक है, एंगुलर बोले तो वो घूमने वाला। तो अगर आपसे यहाँ पर वैसे भी एंगुलर और लीनियर अगर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है तो दोनों में फर्क जो है वो आपको पहले बता दें। देखिए आप ओमेगा बराबर, चाहे चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं उसी से फर्क आप समझ जाओगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं हम लोग कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से।
ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। न्यू बोले तो वही लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 2 पाई न्यू। और न्यू का वैल्यू आपको यहां पर पता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 पाई से न्यू को मल्टीप्लाई कर देते हो तो यही आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाता है। इस सब 11th का फॉर्मूला से हम उठा करके रख रहे हैं 2 पाई, और न्यू का मान आप यहां से उठा के रख दीजिए, तो यहां से उठा करके रख दीजिए, इसका वैल्यू आपको आया है क्यू बी अपॉन, फिर आया है 2 पाई इंटू एम। 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर आपका आ जाएगा क्यू बी डिवाइड बाई एम। वेयर आप इस बात को सभी चीज माने सभी जो टर्म है, ये सभी टर्म का मतलब याद रखना। कौन सा टर्म का मतलब, क्यू का मतलब क्या, बी का मतलब क्या, एम का मतलब क्या, अगर नहीं हो तो लिख लेना। ये बात हम यहाँ पर चलो लिख दे रहे हैं। क्यू का मतलब हो गया चार्ज, लेकिन वही चार्ज जो चार्ज पार्टिकल था उसका चार्ज, ठीक है, आवेश। एम का मतलब हो जाएगा मास, इसका मास, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये सब याद रखना है। और बी तो मैग्नेटिक फील्ड था, भी का मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। हालांकि इधर तो भी का जरूरत हमें पड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये इसका सूचना दे दे केवल, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण का वेग, ये भी है। तो इस सब का मतलब आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है, जो बात हमने बताया है अभी, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, एक का इसका तो ले लिया था हमारे ख्याल से, इसका स्क्रीनशॉट तो आपको कह दिए थे ले लेने के लिए, नहीं लिए हो तो आप ले लो इसको। चलिए अब आप जो है इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये जो पार्ट है इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो और इसको याद रखना, इस सब फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक ना। फिर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लो, ये जो पार्ट है इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, और इस सब फार्मूला, छोटा छोटा फार्मूला ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत काम आएगा, ठीक ना। इस सब को जो एकदम समझ करके याद कर लेना है, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार आप लोगों से ना काइनेटिक एनर्जी भी पूछ देता है, कहता है कि बताइए चार्ज पार्टिकल जब रफ्तार में दौड़ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग खुद लिख लेना, हम बता दे रहे हैं, हिंट दे दे रहे हैं कि कैसे आप लिखिएगा। एक बात बताओ, आपको यहां से वेलोसिटी मिल जाएगा, एम भी बट्टा क्यू बी बराबर रेडियस है, तो इसको अगर उधर फेंकोगे तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये बात आप जानते हो। तो वेलोसिटी का वैल्यू यहां से निकाल करके उसके ऊपर में आप पुट कर दो, रख दो, तो वेलोसिटी का वैल्यू उठा करके उस पर अगर आप रख दोगे तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दे देगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, वेलोसिटी अगर दिया रहेगा तब तक खैर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर का हाफ कर लेंगे, जो आया सो आंसर। लेकिन अगर आपको सारा डाटा इस फॉर्म में दे रखा है और बोला काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, तो यहां से वेलोसिटी को उठा के रख दो, आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये है जो आपको तैयार रखने हैं, ठीक ना। एक इस पर हम लोग पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप देख करके केवल टिक कर दो। क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ लो, और इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको दे देना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट में जो है आपको लिख देना है केवल ए बी सी, जो भी आंसर है वो आपको इसमें जो है कमेंट में जवाब दे देना है। अभी फार्मूला जस्ट बताएं, वही फार्मूला का कोई ना कोई इसमें से जो है एक फार्मूला होगा, और कौन होगा वो आप लोग तय करो, ठीक ना। अभी जस्ट आप लोग पढ़े हो, थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान होगा तो निश्चित तौर पर इसका आप जवाब दे दोगे। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है। देखो, अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि अगला जो दूगो टॉपिक आप आज पढ़ोगे, आज के जो वीडियो लेक्चर में पढ़ोगे, वो दोनों का दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन, और एक टॉपिक का नाम है बायोट सावर्ट लॉ। तो एक को तो हम इक्वेशन निकालेंगे, और दूसरे एक जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, ये जो है एक यंत्र है, और इस यंत्र का काम क्या है, कैसे ये काम करता है, ये तमाम बातों का हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और ये जो डिस्कशन करेंगे और इसको कैसे लिखना है, आपको परीक्षा में कैसे लिखना है कि ये 5 नंबर देगा, तो उसके लिए आपको जो है हम इसका एक छोटा सा हाथ से लिख करके ही हमने एक पीडीएफ बना दिया है, और वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, और वो चीज़ आपको
इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर लेना और उस बात को आप अपने तरीका से फिर से लिख लेना। इसमें जो है नोट्स हम कहीं पर लिख करके रखे हुए नहीं है, केवल हमारे पास एक डायग्राम है और हम लोगों को ये बात समझना है कि अगर पूछ दिया कि साइक्लोट्रॉन का व्याख्या कीजिए पूरा, कैसे काम करता है, कैसे कौन कौन सिद्धांत पे काम करता है, ये बात आपको व्याख्या करना है और इसके लिए आपको 5 नंबर ये देता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा डिवाइस है, बड़ा सिंपल डिवाइस है, इसका एक्सप्लेनेशन करना आपके लिए जो है बड़ा आसान है, कोई भारी बात नहीं है। हम आपको यहाँ पर यही बात को जो है डिस्कस करके आपको बता दे रहे हैं। देखो कोई भी डिवाइस होगा तो डिवाइस में कोशिश ये करना है कि उसको 5 भाग में बंट जाए, अगर वो तो 5 भाग में बांट करके अगर उसका व्याख्या आप करते हो तो वो 5 नंबर इजी वे में दे देगा। अगर वो 5 भाग में व्याख्या नहीं कर पाते हैं आप, फिर भी आप उसको टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ करके बताओ, तो इससे फायदा ये होता है ना कि हर टुकड़ा में उसको एक एक नंबर देना है। और अगर आप 5 टुकड़ा में तोड़ करके जवाब देते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा में एक एक नंबर देगा, तो 5 नंबर, 5 नंबर का वैसे होता ही है, तो 5 नंबर आपको पूरा का पूरा दे देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, इसका इंट्रोडक्शन। नंबर 1 साइक्लोट्रॉन है क्या, इसका काम क्या है, कैसे ये फंक्शन करेगा, तो वो तो खैर बाद में, पहले इंट्रोडक्शन। फिर दूसरा जो पॉइंट होगा इसमें आपको लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत, सिद्धांत माने कैसे ये काम करता है, किन सिद्धांतों पर काम करता है। फिर तीसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब बनावट, बनावट या संरचना, माने कैसे ये बना है। चौथा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग, ये काम कैसे करता है। ठीक है, क्रियाविधि, क्रियाविधि यानी इसका वर्किंग आपको चौथा पॉइंट में लिखना है। और आखिरी पॉइंट जो आपको बनाना है उसमें इसका यूज लिख दो, यूजेस, उपयोग, माने आप इसका प्रयोग कहां करेंगे वो आप इसको लिख दो। ठीक है, आप देख लीजिए ये 5 भाग में बट गया और 5 भाग में अगर आप जवाब देते हैं तो आपको प्रत्येक भाग में ये एक एक नंबर देगा। इससे आपको जो है 5 का 5 नंबर मिल जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन को आप बनाते हो तो इसका जो पूरा एकदम सीट बना करके कैसे इसको लिखना है, ये तमाम बातें हमने लिख करके एक सीट बना करके जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में बना करके हमने डाल दिया है। आप वहां से डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर लेना। लेकिन अगर आप समझ गए तो जो आप डाउनलोड करोगे, जो आपको पीडीएफ मिलेगा, जिस पीडीएफ से आप उसको पढ़ोगे, आप उस बात को अपने मर्जी से भी आप लिख सकते हो। अगर आप समझ गए कि ये कैसे फंक्शन करता है, ये तमाम बातें अगर आप जान गए तो ठीक है, तो फिर आपको ज्यादा जो है माने कोई भी बात को आपको रटना नहीं पड़ेगा, केवल एक बार पीडीएफ देख लोगे, एक बार समझ लोगे, फिर अपना मर्जी से इसको लिख डालोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है ये। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो हैवी चार्ज पार्टिकल को दौड़ाता है, दौड़ाता है इन द सेंस कि उसको मूवमेंट करवाता है, घुमाता है। साइक्लो का मतलब घुमाना और ट्रॉन का मतलब चार्ज पार्टिकल। यहां पर आप इसको चार्ज पार्टिकल से माने जो शब्द है उस शब्द से इसका मतलब ये निकालिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है ना, उसी में से ट्रॉन एक जो है निकाला गया है। लेकिन ये जो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए थोड़ा भारी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल को अगर ये डिवाइस दौड़ाएगा ना तो उसके साथ अलग एक घटना घट जाएगा, उसका एनर्जी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसका जो है एनर्जी बढ़ जाएगा तो उसका कहानी थोड़ा सा अलग चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप जो भी चार्ज पार्टिकल लीजिएगा थोड़ा हैवी लीजिएगा, थोड़ा भारी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी होना चाहिए। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस के द्वारा कोई भी हेवी चार्ज पार्टिकल को साइक्लिक मोशन करवाया जाता है, यानी उसको घुमाया जाता है। अब साइक्लिक मोशन कराने से क्या फायदा होगा, तो धीरे धीरे अगर किसी का अगर बार बार वेलोसिटी चेंज कर करके घुमाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगा। और अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गया तो उस हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल के द्वारा हम कोई काम निकलवा सकते हैं, कुछ काम हम लोग कर सकते हैं। तो पहली बात आप ये याद रखिएगा इंट्रोडक्शन में, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो हेवी चार्ज पार्टिकल को क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। चार्ज पार्टिकल को ध्यान रहे उसको घुमाता है,
इसका खोज एक लॉरेंस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका रिसर्च इसका खोज किया था। तो आप वैज्ञानिक का नाम लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई भारी बात नहीं है इंट्रोडक्शन में, लेकिन आपको इतना बात लिखना जरूरी है कि ये काम क्या करता है, कैसे माने क्यों हम इसको जो है बनाते हैं, तो ये बात आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। अच्छा, दूसरा में जब आओगे तब प्रिंसिपल सिद्धांत पूछेगा, ये किन सिद्धांतों पर काम करेगा। तो ये डिवाइस जो होता है बेसिकली दो सिद्धांत पर काम करेगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को आप रखोगे तो उसके ऊपर में फोर्स लगेगा, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। और एक अगर कोई चार्ज पार्टिकल को चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप उसको फेंकते हो तो उसके ऊपर में भी एक फोर्स लगेगा, जिसको आप मैग्नेटिक फोर्स बोलते हो। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के कॉम्बिनेशनल फॉर्म के कॉम्बिनेशन के ऊपर ये जो है ना अपने आप को कोई चार्ज पार्टिकल को घुमाने के लिए जो है ये फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो मिलकर के चार्ज पार्टिकल पर बल लगाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों मिल करके चार्ज पार्टिकल को क्या देगा, वेलोसिटी देगा, दोनों मिल करके। केवल यहां पर जो है अभी ये बात आपको लिखना है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया इसका सिद्धांत, आप ऐसे लिख दो। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे, तो इसका बनावट कैसा है। देखिए कि जो हमारा जो साइक्लोट्रॉन है इसका बनावट जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें मेटल का डी लिया जाता है, डी, और इसका नाम भी लोग डीज बोलते हैं, डीज, डीज ये नाम होता है। डी जैसा दिख रहा होता है इसीलिए इसको डी बोलते हैं। ये मेटल का है, ध्यान रखना ये मेटल का है। और इसके अंदर जो है ना गैप होता है, इसके अंदर में खाली होता है। खाली क्यों होना चाहिए, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब अंदर जाएगा ना तो उसको घूमने के लिए जो है वो रास्ता देगा। ठीक है, तो ये मेटल का दो डीज होता है और दोनों डीज को आमने सामने रख दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट ये। ठीक है, कहेगा बनावट क्या है, कैसे बना है, तो इसमें धातु का दो डीज होगा और दोनों डीज जो होगा कुछ गैप के साथ क्या होगा, सेपरेट करके रखा होगा, अलग करके रखा होगा। अच्छा, ये जो दोनों डीज है इन दोनों डीज के ऊपर नीचे जो होता है मैग्नेट का पोल होता है, ऊपर और नीचे या अगल बगल में जैसे भी आप रखना चाहो, जैसे भी जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को घुमाओ, लेकिन ये गोला टाइप का होगा। एक बात याद रखना, ये स्फीयर टाइप का ऐसे होगा, आप कहीं भी रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल मैग्नेट का पोल रखने का उद्देश्य ये होता है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए। इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, इसके बीच में एक ऑसिलेटर जुड़ा रहता है और ये ऑसिलेटर का काम होता है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देना। देखो ये खाली गैप जो मिला है ना, इस खाली गैप में विद्युत क्षेत्र केवल होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसके अंदर काम करेगा, बात समझे। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसके अंदर काम करेगा और खाली वाला गैप में जो है जुड़ा हुआ क्या है, ऑसिलेटर, इसको दोलित्र बोलते हैं। और दोलित्र का काम होता है इसके भी इसका पोलैरिटी चेंज करना। माने पोलैरिटी चेंज करना कहने का मतलब एक बार अगर ये प्लस में है एक बार ये माइनस में हो जाएगा। अगर मान लो आपको हम ये बोले कि शुरुआती दौर में क्या है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका आएगा, अच्छा माने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो उल्टा आएगा। थोड़ा सा इसको जो है ना आप रिफॉर्म कर लो, यहाँ पर मान लो ये प्लस में है ये माइनस में है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो प्लस से माइनस की तरफ इधर की ओर होगा। और ऑसिलेटर का काम होता है कि ये डायरेक्शन को बदलते रहना, माने एक बार इसको प्लस किया एक बार इसको माइनस किया, फिर एक बार इसको अगर प्लस कर दिया तो इसको माइनस कर देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इधर है तो कभी इधर है, कभी इधर है तो कभी इधर है, ये बीच में जो है डायरेक्शन चेंज करते रहेगा। ऑसिलेटर का काम ही यही होता है। ठीक है, ये दोलित्र जो है इसका मेन काम जो है वो यही होता है, इसका पोलैरिटी चेंज करते रहना। पोलैरिटी मतलब यही प्लस माइनस जो है वो चेंज करते रहना। इसको हम लोग जोड़ देते हैं कंस्ट्रक्शन के हिस्सा में ही कि हमारा ये जो डीज है, दो मेटल का डीज जो होता है ये दो मैग्नेट के पोल के बीच में रहता है और ये दोनों डीज जो होता है एक ऑसिलेटर दोलित्र से जुड़ा रहता है। दोलित्र जो होता है उसका काम क्या है, इसके पोल को चेंज करते रहना। ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। वैसे ये पूरा सिस्टम को जो होता है ना वो माने अलग से एक बॉक्स में जो है उसको बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर का कोई भी वातावरण इसके ऊपर में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए। लेकिन कंस्ट्रक्शन में आपको ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, इतना बात लिख दो काफी है, क्योंकि आगे और भी बातें हम लोग को बहुत लिखना है। ठीक है,
तो जितना ज्यादा अगर आप डिटेल लिखोगे उतना ज्यादा पेज भरेगा। हमको इसका जानकारी एक जो होता है ना, कहते हैं कि माने शॉर्ट में बढ़िया जानकारी हम लोगों को प्रोवाइड करना है, तो इसीलिए इतना ही बात आप लिख दो। जो कंस्ट्रक्शन में दिखा बस आप उसको लिख दो। चार्ज पार्टिकल को आप यहां पर कहीं पर एक जगह पे आप चार्ज पार्टिकल को रखते हो, जैसे मान लो ये चार्ज पार्टिकल को आपने रखा, तो चार्ज पार्टिकल को जब आप रखोगे उस पे, तो अब आ जाते हैं वर्किंग वाले हिसाब पे, यानी इसका क्रियाविधि, यानी काम कैसे करेगा ये। देखिए काम कैसे करेगा। चार्ज पार्टिकल को आप जैसे ही बीच में रखोगे तो याद करो बीच में है इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन अंदर है, बोर्ड के अंदर है, अभी मान लिए, क्योंकि आप जैसे पोल को रखिएगा, ध्रुव को रखिएगा, उसके अनुसार से उसका जो डायरेक्शन है वो तय होगा। माने चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन तय कौन करेगा, ये चुंबक तय करेगा। अब मान लिए हैं तत्काल में कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ना अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर की तरफ है, तत्काल में है ऐसा मान लिए। अब जरा सोच कर देखिए, अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखा है, तो ये बीच वाला जो गैप है ना, ये बीच वाला जो गैप है, इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर में फोर्स लगेगा, वो अंदर की तरफ भागेगा, ऐसे अंदर की तरफ ये भागेगा। क्यों भागेगा ये बात समझ गए? इसलिए भागेगा क्योंकि इसके गैप के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं यहां पर, चलो लिख देते हैं आपके सामने, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर में बल लगाएगा, कोई भी चार्ज है, खाली बस याद रखना थोड़ा हैवी होना चाहिए। ये चार्ज अंदर जाएगा, इस पर बल लगा, ये अंदर जाएगा, किसने बल लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो ये क्या करेगा, सीधी रेखा पर इधर अंदर भागा। अब जैसे ही पहला ये जो माने इसको मान लो डीज 1, इसको मान लो डीज 2 मान लेते हैं, तो डीज 2 में जैसे ही ये इंटर करेगा तो अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में कौन काम करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है ये। डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर डायरेक्शन में, बोर्ड के अंदर डायरेक्शन में। अब जरा सोच कर देखिए, हम चार्ज पार्टिकल को ले जा रहे हैं आगे की तरफ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो फोर्स किधर लगा? ऊपर की तरफ। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर 90 डिग्री पर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर फेंकोगे तो ये जो है ना सर्कुलर रास्ता पर ऐसे घूमेगा। और वैसे हम लोगों ने डायरेक्शन भी देखा, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ लगा? ऊपर। इसका मतलब ये क्या करेगा? ऐसे जाएगा और इस तरह से आएगा, ऐसे। ये सर्कुलर रास्ता पर घूमना चाहेगा, लेकिन ये जैसे ही आधा घूमेगा तो घूमेगा कि बाहर आ जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद सर्किल तो बंद हो, खत्म हो गया। तो ये चार्ज पार्टिकल फिर से इसके गैप में आ जाएगा, इसके गैप में आ जाएगा, दोनों डीज के गैप में आ जाएगा। और ओसिलेटर को कुछ इस प्रकार से सेट किया जाता है कि जितना देर में ये आधा चक्कर लगाया उतना ही देर में ये पोलैरिटी चेंज कर देगा। माने ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस हो गया, इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ये डायरेक्शन होगा, उतना ही देर में चेंज हो गया। तो ई डायरेक्शन हो गया, तो अब जब चार्ज पार्टिकल यहां पर आएगा तो इस पर तो पहले से दूगो बल लग रखा था, एगो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एगो मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये भाग रहा था। लेकिन जैसे ही बाहर जाएगा तो एक और धक्का मारेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है पोलैरिटी जो है इसका क्या हो गया? डीज का बदल गया। तो डीज का पोलैरिटी बदल गया, तो अब ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर में एक और बल लगाएगा। तो एगो तो पहले से ही वेलोसिटी उसको मिल रखा था, अब जैसे ही गैप में आया तो एक और धक्का मारा, इसका मतलब ये ज्यादा वेलोसिटी के साथ अंदर जाएगा। और ज्यादा वेलोसिटी के साथ अंदर जाएगा तो फिर इस डीज में मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इसको ऐसे घुमा देगा। अब पहले जब था उसका रेडियस छोटा था, अब इसका रेडियस क्या हो गया? बड़ा। फिर ये बाहर आ गया, फिर बाहर आया तो फिर उतना ही देर में इसका पोलैरिटी चेंज, माने प्लस माइनस माइनस प्लस। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर से इधर, तब फिर से इधर होगा, तब फिर एक धक्का लगेगा, तब फिर ये रेडियस बढ़ा करके इधर अंदर जाएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल लगातार इस तरह से ये रास्ता पर जो है घूमते रहेगा, ऐसे घूमते रहेगा। ये चार्ज पार्टिकल जो लगातार बड़ा बड़ा माने धीरे धीरे करके रेडियस को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। पहले क्या था? कम रेडियस, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ये स्पाइरल फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म ने इसको बोलो बढ़ते हुए सर्कुलर रेडियस पर लगातार क्या हो रहा है? घूम रहा है, घूम रहा है। एक बात बताइए, अगर सर्कुलर रेडियस अगर बढ़ रहा है उसका, इसका मतलब उसके ऊपर में वेलोसिटी भी बढ़ रहा है।
वेग जो है उसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल जब बाहर निकालने का बारी आएगा, तो जिस समय ये बाहर निकलेगा उस समय उसके पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा। पहले वेलोसिटी कम था, लेकिन धीरे 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 घुमाते घुमाते क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ज्यादा हो गया। तो वर्किंग में आपको यही बात एक दो स्टेप तक ही लिखना है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को डीज के बीच में रखते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में चुंबकीय पहले इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, विद्युत बल लगेगा। उस विद्युत बल के कारण वो कहा जाएगा डीज के अंदर, डीज के अंदर उस पर चुंबकीय बल लगेगा, जिसके कारण वो सर्कुलर मोशन करेगा, आधा सर्कुलर मोशन, और फिर वापस आएगा किसमें, दोनों गैप में। और ये प्रक्रिया ये लगातार करते करते अंतिम में इसका वेलोसिटी बढ़ेगा बहुत ज्यादा, और वही वेलोसिटी वाला जो चार्ज पार्टिकल है उसको बाहर निकाल के अलग अलग जो काम में जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां प्रयोग किया जाएगा। अब बताइए, चार्ज पार्टिकल को अगर आप घुमाइएगा तो अभी जस्ट सर्कुलर मोशन वाला के लिए आप हम लोगों ने बात किया है। आखिरी में अगर पूछे कि बताइए रेडियस कितना होगा इस रास्ता का, आखिरी में जो सर्कुलर रास्ता चलेगा उसका रेडियस कितना होगा, क्या पिछला फॉर्मूला से आप नहीं निकाल सकते हो? अभी जस्ट तो हमने निकाला है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला तो हमने बताया है, क्या इस प्रकार से हम रेडियस नहीं निकाल सकते हैं? फिर आपसे अगर टाइम पीरियड पूछे ये भी निकाल सकते हो आप लोग, फिर अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ दे तो भी निकाल सकते हो, एनर्जी पूछे तो भी निकाल सकते हो, माने जो पूछ दे साइक्लोट्रॉन का उस सारा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। जो हमसे पूछ दे साइक्लोट्रॉन के बारे में, ये तमाम चीजें हम लोग उसी तरीका से, जैसे कि 90 डिग्री पर हम लोगों ने फेंका था चार्ज पार्टिकल को निकाला था, वैसे ही आप इसमें निकाल दो। तो साइक्लोट्रॉन में वर्किंग में आप इतना ही बात लिखना, ठीक है। अब आया यूज की बात, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो एक बात तो तय हो गया, चार्ज पार्टिकल को आप दौड़ा रहे हो तो इसका प्रयोग जो होगा, ज्यादातर जो काम होगा वो लेबोरेटरी में ही होगा, प्रयोगशाला में ही होगा, है ना। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है खास करके रेडिएशन थेरेपी में होता है, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के इलाज में जो है इसका किया जाता है। दूसरी बात ये होता है, इसका प्रयोग जो होता है एटम वगैरह को तोड़ने में किया जाता है, परमाणु वगैरह को, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है आप इसका इस्तेमाल करते हो नाभिक को पढ़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के बहुत प्रयोग है इसका, और इस तरह से 2-3 प्रयोग आप लिख दो तो भी हमारा काम हो जाएगा। और ये पूरा बात अगर आप लिख देते हो तो इससे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये साइक्लोट्रॉन का कहानी है, और साइक्लोट्रॉन का जो सीट है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको वहां से जाके डाउनलोड करके फिर आप अपना नोट्स उसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी है साइक्लोट्रॉन का। अब हमारा जो मुद्दा है जिस पर हम लोग अभी अब जो है बात करेंगे, उसमें हमारा मुद्दा अब जो है वो एक लास्ट टॉपिक आज का जो लेक्चर है उसका, वो है बायोट सावर्ट लॉ। और ये बायोट सावर्ट लॉ जो है हम लोग को क्यों पढ़ना है ये बात पहले हम आपको बता दें। देखिए पॉइंट ये है कि हम लोगों ने अभी इस चैप्टर को जब शुरू किया था तो चैप्टर में आपको बताया ये गया था कि कोई धारावाही चालक तार है, एक तार है जिससे करंट अगर चलेगा तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठा कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आप निकालोगे। अब पॉइंट पर फिर हम वापस आते हैं, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, चार्ज पार्टिकल को दौड़ाने लगे बीच में, है ना। सारा मुद्दा पर जो बात कर रहे थे बात कर लिए, लेकिन बीच में हम लोग चार्ज को दौड़ाने लगे, और उस चार्ज को दौड़ाने का फायदा ये हुआ कि एक साइक्लोट्रॉन जैसा डिवाइस का खोज हो गया, फायदा एक हो गया। अब हम लोग फिर वापस आते हैं अपने मुद्दा पर कि एक तार से अगर करंट प्रवाहित हो रहा है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो कितना आएगा, और कितना आएगा चुंबकीय क्षेत्र, इसको निकालने के लिए बायोट और सावर्ट दो वैज्ञानिक ने मिलकर के एक नियम दिया, और ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने एक नियम दिया, और उसी नियम का नाम पड़ा है बायोट सावर्ट लॉ, या इसी को हिंदी में बोलते हैं बियो सावर्ट नियम, ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 5 नंबर में आप लोगों से पूछा जाता है। तो बायोट सावर्ट लॉ क्या है, इसको हमारे ख्याल से वीडियो लेक्चर देखते देखते ही आप तैयार कर सकते हो, बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं बायोट सावर्ट लॉ है क्या हमारा, इसको हम लोग जो है बढ़िया से अभी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, आइए इधर देखो। सबसे पहले एक तार ले लेना, तेरा मेरा जैसे मर्जी वैसे ले लो। इस तार में से एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, उसका लंबाई हम डीएल मान लेते हैं। वैसे तार का लंबाई तो बहुत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमको अभी ये छोटा लंबाई की वजह से एक पॉइंट है पी, ये जो पॉइंट है पी यहाँ पर,
इस पॉइंट P पर हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको बोल रखा है कि DL यानी ये जो छोटा लंबाई है, इस छोटा लंबाई और ये जो आप देख रहे हो ये लाइन जो जा रहा है, जो पॉइंट O और P दोनों को मिला रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, वायर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। मान लेते हैं O पॉइंट और P पॉइंट यानी एलिमेंट्री जो लेंथ है इसके और पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है R। तो हमसे पूछ रहा है P पॉइंट पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, और ये वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने लेबोरेटरी में जो चीज ऑब्जर्व किया वही बात उन्होंने बोला और वही बायोट सावर्ट का लॉ बन गया। तो देखिए उन्होंने क्या क्या बात बोला था वो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहली बात तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हो इसी से कुछ माना कि जाना कि आप लिख दो कि माना कि DL लंबाई का तार P बिंदु से थीटा कोण तथा R दूरी पर स्थित है, ऐसे बोल दिया। यदि तार I विद्युत धारा प्रवाहित, अगर तार से, यहाँ पर से भी कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर से लगा लेना अपना, तार से I विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, कितना होगा तो उसके लिए पूरा डाटा आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए तो बायोट सावर्ट नियम का कहना यह है, बायोट सावर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, इसके अनुसार मैग्नेटिक फील्ड एट P जो होगा ना, पॉइंट P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह ये छोटा लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो छोटा लंबाई लिए हो ना, ये छोटा लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर लंबाई अगर आप बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, लंबाई अगर घटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, घटेगा। अभी हम लोगों ने छोटा लंबाई लिया है DL, तो स्वाभाविक बात है कि चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा, DB मान लेते हैं। तो इसका पहला जो स्टेटमेंट आया बायोट सावर्ट लॉ का, इसका कहना यही है कि DB जो होगा ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL होगा, माने अल्पांश लंबाई, छोटा लंबाई जो है ना, एलिमेंट्री लेंथ, इसका ये मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वही बात हमने पहला स्टेटमेंट में लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट्री लेंथ। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश लंबाई का समानुपाती होता है। इसको आप मान लेना इक्वेशन 1। लास्ट में हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। तो फिलहाल जो स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया, किनके द्वारा, बायोट और सावर्ट दोनों के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वही स्टेटमेंट नियम है, उसी को नियम कहा गया है। तो हम लोगों को इनका सभी स्टेटमेंट याद रखना है। 4 स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, 4 पॉइंट इन्होंने बताया था, उसी 4 पॉइंट को इधर लिख देना है, वही उनका जो है नियम आएगा। तो पहला पॉइंट ये था, हमारे ख्याल से आप समझ गए। अच्छा, दूसरा पॉइंट में इनका कहना ये था कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। इट इज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब जो है ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि तार से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। यह बोले तो चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र करंट जितना आप ज्यादा निकालोगे उतना ये बढ़ेगा, करंट का वैल्यू जितना कम रखोगे उतना कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब तार से करंट आप बढ़ाते चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और चूंकि हमने छोटा एलिमेंट लिया था, छोटा मैग्नेटिक फील्ड लिया है, तो वही छोटा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कर लेते हैं। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बोला है कि आपका जो वो एंगल बना था, 2 पॉइंट के बीच का जो एंगल बना था, अगर नहीं ध्यान हो तो एक बार याद दिला देते हैं। ये जो देख रहे हो एंगल जो बना है, इस एंगल का बोला है इस साइन एंगल का ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जो थीटा आया था, उस थीटा का आप साइन एंगल ले लो, ज्या कोण, ये ज्या कोण का समानुपाती होगा। ये तीसरा स्टेटमेंट, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। और आखिरी स्टेटमेंट का कहना यह है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का ये जो वैल्यू आएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एलिमेंट्री लंबाई और पॉइंट P के बीच के दूरी के स्क्वायर का, यानी कि R स्क्वायर का ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। और ये इक्वेशन नंबर 4, यही 4 स्टेटमेंट जो है ये बायोट सावर्ट का है, माने इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्री लेंथ एंड पॉइंट P, माने यह बिंदु P तथा अल्पांश लंबाई के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट मिला, लेकिन चारों पॉइंट में आप ध्यान दीजिएगा, पहला
चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो ये जो हमारे पास आया है डाटा, इसी डाटा को कंबाइन करना है और कंबाइन करके हम लोगों को इसका एक फॉर्मूला ज्ञात करना है। देखिए, तो एक बात बताओ, क्या सभी इक्वेशन को एक साथ लिख सकते हैं? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इस सभी इक्वेशन को एक साथ लिखोगे तो dB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहली बात करंट का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, DL का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन R² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। माने सारे इक्वेशन को अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कंबाइन करके, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनल साइन अगर हटाओगे तो इस साइन को हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, कोई कांस्टेंट मान लो K, ठीक है। ये बाकी सब जैसे है वैसे उतर जाएगा। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटा दिए और बराबर साइन लगा दिए, तो आपका यहां पर एक कांस्टेंट आना चाहिए, और इस कांस्टेंट को तत्काल में हमने मान लिया है K, वेयर इस कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है। ये जो K है ना, ये K एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, नियतांक है या नियत है, कुछ भी आप बोल दो, नियतांक है। और ये K का वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है μ0/4π, ये जो है इसका वैल्यू होता है, ठीक है, μ0/4π। अब यहां पर पॉइंट ये है कि μ0 क्या होगा, तो μ0 का मतलब होता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इसको बोलते हैं चुंबकशीलता, हिंदी में इसको चुंबकशीलता बोलते हैं। और इसका वैल्यू भी जो है वो फिक्स होता है 4π × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर जो है इसका वैल्यू होता है, ठीक है। ये वैल्यू भी अगर आप चाहे तो इसको जो है ध्यान में रख सकते हैं, हेनरी पर मीटर। नहीं हो तो इसका जो है पूरा नाम हम लिख देते हैं हेनरी पर मीटर, इसमें हम इसको मेजर करते हैं। तो परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी भी जैसे कि आप याद कीजिए परमिटिविटी, विद्युतशीलता, तो माध्यम का एक प्रॉपर्टी था, मीडियम का एक प्रॉपर्टी था, वैसा ही परमिएबिलिटी जो है चुंबकशीलता का, माने एक तरह से चुंबकीय प्रॉपर्टी को बताने वाला जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में माध्यम जो आएगा ना, उस माध्यम का ये प्रॉपर्टी है, ये उसी माध्यम का गुण है, समझ गए। तो जैसे परमिटिविटी होता था चुंबक विद्युतशीलता, वैसा ही आपका परमिएबिलिटी होता है चुंबकशीलता। तो अभी क्या है, हम लोग पढ़े हैं कि हमारा ये जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूला में K का मतलब क्या, फिर K के अंदर ये μ0 आया, उसका मतलब क्या हमने बता दिया। अब इस फॉर्मूला के ऊपर में यही वैल्यू को पुट किया जाए तो हमारा नया फॉर्मूला जो बनेगा उसका माने कुछ इस प्रकार से डाटा लिखा जाएगा, μ0/4π IDL साइन θ/r का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। ये जो आया है ना, यही आपका बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ, इसी को बियो-सावर्ट नियम ये कहा जाता है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो ये फॉर्मूला आपको जो है विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। अच्छा, कई माने कहीं पर इसको जो है वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, वैसे ये 5 नंबर का फॉर्मूला जो है आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो 5 नंबर का फॉर्मूला पूछा जाता है तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिख ही देना। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, ये वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इस पर लगा दो आप। μ0/4π ये कांस्टेंट टर्म है तो आप तो इस पर लगा नहीं सकते हो। फिर यहां पर अगर आप चाहे तो यहां पर आप लगा सकते हो IDL, फिर यहां पर आप जो है DL जो है वेक्टर है तो इस पर लगा सकते हो।
साइन थीटा जो है इसके लिए तो हम लोग कोई वेक्टर वगैरह जो है लगाएंगे नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इस साइन थीटा को जो है ना किसी और टर्म में जो है हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं। माने चलो तत्काल में जो है यहाँ पर साइन थीटा को अगर आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो हम लिख करके दिखा दें, डायरेक्ट लिख रहे हैं। आर वेक्टर जो था इसका पावर 3 कर लीजिए और इसको क्रॉस में आर वेक्टर कर लीजिए। अब कहोगे इससे ऐसा लिखने से पिछला से कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। आप गौर कीजिएगा, अगर इसी को तोड़ोगे यानी वेक्टर फॉर्म हटाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपका साइन थीटा आता है, तो डी एल आर इंटू साइन थीटा आएगा और एगो आर से एगो आर कट जाएगा तो फिर आर स्क्वायर तुम्हारा बन जाएगा। इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखिएगा तो फार्मूला जो होगा ना वो फार्मूला कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बायोट साबॉट लॉ जो है, आपको बायोट साबॉट लॉ में यही बात जो है वो लिखने हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आज का जो लेक्चर है इसको हम यहीं पर आज समाप्त कर देते हैं। फिर आपको जो है अगला लेक्चर जो है वो मिल जाएगा हमारे ख्याल से। इधर बीच में तो एक दो मैंने कुछ दिन और आपका जो है लेक्चर हम नहीं देंगे, लेकिन देखते हैं अगर आज या कल एक आध लेक्चर और अगर हम रिकॉर्ड कर पाए तो आपको निश्चित तौर पर 2 लेक्चर इसके बीच में दे देंगे। लेकिन थोड़ा हमारा जो है परेशानी समझिए, हम आपको निश्चित तौर पर पूरा बात बताएंगे जब हम बोले हैं तो। हाँ, थोड़ा सा अब क्या है कि स्पीड थोड़ा बढ़ा देंगे हम आपके लिए, है ना, बीच में थोड़ा गैप जो हुआ है उसका भरपाई करने के लिए। तो इसका पहला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का रुक जाओ 1 मिनट थोड़ा सा आप, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। पहला जो पेज है इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब दूसरा जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दूसरा पेज का आप स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब जो है आप तीसरा पेज का स्क्रीनशॉट लो। तीसरा जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ये तीसरा पेज जो है इसका स्क्रीनशॉट लो। यही तीनों पेज जो है आपको लिखना है बायोट साबॉट लॉ अगर आपसे पूछ दिया तो। अच्छा, साइक्लोट्रॉन अगर आपको पूछ दिया उसका जवाब देना है तो उसके लिए आपको हम मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे देंगे और वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके आप उसको लिख लेना, क्योंकि उसका कोई भी चीज़ आपको लिखवाए हम नहीं हैं। ठीक है, तो अब जो है बातें अगले क्लास में करेंगे। और आज का जो वीडियो लेक्चर है इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आपको दूसरा जो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपसे फिर मिलेंगे।